नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर यूनिट 4 की जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मनोवृत्ति का मापन। आज के क्लास में हम जानेंगे कि मनोवृत्ति को मापने के लिए कौन कौन सी मापनियाँ बनी हैं और वो किस प्रकार से मनोवृत्ति को मापती हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में मनोवृत्ति क्या होता है उसकी कंप्लीट वीडियो हमने पहले ही बना चुकी है और बना के चैनल पर डाल दिया है, जिसको आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोवृत्ति मापनी क्या होती है। देखिए, जैसे कि आपको लीटर मापने के लिए या दूध मापने के लिए पानी मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवृत्ति यानी उसकी मन की स्थिति क्या है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसको भी मापने का तरीका बताया गया है। देखते हैं आगे हम। मनोवृत्ति मापन से तात्पर्य व्यक्ति में मनोवृत्ति की दिशा और उसकी मात्रा का पता लगाना ऐसे होता है। दो बात समझिए आप कि मनोवृत्ति मापने से तात्पर्य क्या होता है। व्यक्ति में मनोवृत्ति की दिशा, डायरेक्शन और उसकी मात्रा, उससे पता लगता है। अब ये प्रश्न उठता है कि दिशा और मात्रा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मनोवृत्ति की दिशा से यह पता चलता है कि मनोवृत्ति धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, दो ही प्रकार की मनोवृत्ति होती है, पहला सकारात्मक मनोवृत्ति, दूसरा नकारात्मक मनोवृत्ति। उसी को धनात्मक और ऋणात्मक मनोवृत्ति कहते हैं। तो दिशा से यह पता चलता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति धनात्मक है या ऋणात्मक है। तथा उसकी मात्रा से यह पता चलता है कि अगर उसकी मनोवृत्ति धनात्मक है तो कितनी मात्रा में, और अगर ऋणात्मक है तो कितनी मात्रा में। ठीक, मनोवृत्ति मापने के लिए प्रश्नावली या मनोवृत्ति मापने का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी किया गया है। यानी मनोवृत्ति मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रश्नावली का प्रयोग किया है या अलग से मापनी बनाया है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। मनोवृत्ति मापने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने इनकी 6 प्रकार की मापनियों का वर्णन किया है, जो आपके सामने है। सबसे पहला है थर्स्टर मापनी विधि, दूसरा है लिकर्ट मापनी विधि, तीसरा है बोगार्ड्स सामाजिक दूरी मापनी विधि, चौथा है गटमैन संचयी मापनी विधि, पांचवा है मापनी विभेद विधि, छठवां है शब्दार्थ विभेद विधि। इन सभी मापनियों के विषय में हम एक एक क्लास में बात करेंगे, जिससे आपको जो है मापनी का कंप्लीट आपको जो मापनी समझ में आ जाए कि वो होता क्या है, उसमें कैसे मनोवृत्ति को मापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि थर्स्टन मापनी विधि क्या होता है। तो देखिए, थर्स्टन ने सबसे पहले मनोवृत्ति मापनी का प्रयोग किया, यानी कि थर्स्टन ने मनोवृत्ति मापने के लिए सबसे पहले मनोवृत्ति मापने का प्रयोग किया। या अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि मनोवृत्ति मापने के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो थर्स्टन महोदय ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोवृत्ति मापने के लिए सबसे पहले मनोवृत्ति मापने का प्रयोग किया। और इन्होंने क्या है, इनका शोध पत्र था जिसका टाइटल था मनोवृत्ति मापी जा सकती है, एटीट्यूड कैन बी मेजर्ड। ये 1928 में प्रकाशित हुआ और इसी में क्या है जो इन्होंने अपने इस मापनी का विस्तृत वर्णन किया था। सामाजिक मनोवृत्ति को मापने की विभिन्न विधियों में से समदृष्टि अंतराल विधि काफ़ी लोकप्रिय है। ये क्या है, इन्होंने सामाजिक मनोवृत्ति मापने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का या मापनियों का आविष्कार किया, लेकिन उसमें से समदृष्टि अंतराल विधि काफ़ी लोकप्रिय है। 1929 में इसी मापनी के सहारे थर्स्टन एवं चेब ने गिरजाघर के प्रति मनोवृत्ति मापने के लिए एक मापनी का निर्माण किया, जिसका प्रयोग किस पे किया, युद्ध में जो सैनिक भाग लेते थे उन पे निग्रो प्रजाति के व्यक्ति और क्या है जन्म विरोध प्रकार के व्यक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि थर्स्टन के द्वारा मनोवृत्ति मापने के कुछ चरण होते हैं, मनोवृत्ति मापनी बनाने के कुछ चरण होते हैं कि आप बनाएंगे कैसे। तो ये देखिए, इस प्रकार सबसे पहला मनोवृत्ति वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों की सूची तैयार करना, जिसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल कथन दोनों सम्मिलित होंगे और इनकी संख्या 100 से 200 हो सकती है। कहने के तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु क्या होता है। मनोवृत्ति वस्तु जिस क्षेत्र में आपको किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति मापनी होती है वही मनोवृत्ति वस्तु। जैसे सामाजिक क्षेत्र मापना है तो सामाजिक मनोवृत्ति हो गया मनोवृत्ति वस्तु। तो उससे संबंधित पहले महत्वपूर्ण कथनों की आप सूची तैयार करेंगे, जिसमें अनुकूल कथन भी रहेंगे और प्रतिकूल कथन भी, धनात्मक कथन भी, ऋणात्मक कथन भी। और इनकी संख्या की अगर बात करें तो कोई स्पष्ट संख्या नहीं बताया है थर्स्टन ने, फिर भी इसकी संख्या 100 से 200 मानी जा सकती है या हो सकती है। अगला जो हमारा क्या है, दूसरा, तैयार की गई सूची को निर्णायकों के समूह को देना। अब जब आपने सूची तैयार कर लिया
मनोवृत्तीय वस्तु से संबंधित, तो उन सूची को क्या है आप निर्णायकों के समूह जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको आप देंगे। और 11 श्रेणियां थर्स्टन ने बनाई है इसको जांचने के लिए, उनमें से किसी एक श्रेणी पर रखकर क्या है वो कथनों को छांटते जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए ABCD हमने बताया है। ए क्या है, ए पे आएगा प्रतिकूल कथन, बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, और लास्ट में रहेगा तो क्या है अनुकूल कथन। अब तीसरे में हम करेंगे प्रत्येक कथन की मापनीय मूल्य निर्णायकों द्वारा दिए गए रैंक का औसत ज्ञात करके किया जाता है। यानी कि आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक कथन का मापनीय मूल्य ज्ञात करेंगे। मापनीय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो निर्णायकों द्वारा रैंक प्रदान किया गया उसी का औसत आप निकाल लेंगे, मापनीय मूल्य पता चल जाएगा। अब चौथे में क्या है, चौथा देखिए यहाँ पे है लिखा गया गलती से, चौथा ये स्टेप है। इसके बाद चतुर्थांश मान ज्ञात करेंगे आप, जिसको क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। इसके बारे में भी हम जो है सांख्यिकी के क्लास में पढ़ाएंगे कि चतुर्थांश मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसका मान अधिक होगा तो क्या है उन कथनों को छाड़ दिया जाएगा, और इसका मान कम होगा तो क्या है उन कथनों को ले लिया जाएगा। अब इसके बाद पांचवा स्टेप है क्या है, आंतरिक संगति ज्ञात किया जाता है। फिर छठवें में अंत में क्या है, मूल अंत में क्या है 25 से 30 कथनों को चुन लिया जाता है, जो क्या है थर्स्टन मापनी विधि आपके बन की तैयार हो गई। अब स्कोरिंग का तरीका क्या है, इसमें जो है प्रत्येक कथन में 2 उत्तर श्रेणियां जुड़ी होती हैं, 2 बिंदु, सहमत असहमत। आप प्रयोग जिससे सहमत है उस पर सहमत पे सही, सहमत के सामने सही निशान, या असहमत है तो असहमत पे क्रॉस का निशान। ठीक है, सहमत पे 1 नंबर, असहमत पे 0 नंबर। सभी सहमत कथनों का औसत ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सभी के सहमत कथनों को जोड़कर उनका औसत आप ज्ञात कर लेंगे। वो अगर औसत क्या 6 से कम है तो उसकी व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति है, तथा 6 से 11 के बीच है तो सकारात्मक मनोवृत्ति है। अधिकतर इसमें कितना संख्या जा सकता है 11, क्योंकि 11 श्रेणी है 11। ठीक है, अगर 6 से कम है तो प्रतिकूल मनोवृत्ति, 6 या 6 से 11 के बीच में है तो क्या है अनुकूल मनोवृत्ति। अब इसके कुछ गुण एवं दोष भी इसको देख लेते हैं। पहला गुण क्या है, विधि सरल एवं सुगम है। इसका प्रयोग आसानी से प्रयोग पे किया जा सकता है उसका मनोवृत्ति मापने के लिए। दूसरा, इस विधि में 11 श्रेणियों पे कथनों की छंटनी होती है, जैसा कि हमने पहले बताया, इसलिए इसमें मनोवृत्ति को मापने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब व्यक्ति का एक्यूरेट मनोवृत्ति यह मापता है, इसलिए इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अब इसके दोष क्या हैं, दोष क्या है, निर्णायकों की मनोवृत्ति द्वारा कथनों की छंटनी प्रभावित होना। यानी कि जिन निर्णायकों को के पास आप देंगे कथनों की छंटनी के लिए 11 श्रेणियों के आधार पर, आप जानते हैं कि व्यक्ति के मन में जो होता है, जैसे विचार चलते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ना चाहते हुए भी। तो निर्णायकों के ना चाहते हुए भी जब वो कथनों की छंटनी करेंगे तो ऐसे कथन जो उनके विपरीत हैं उसको क्या है वो अलग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसका एक दुष्परिणाम है। दूसरा, इसमें समय और धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें क्या है पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये इसका दोष है। तो आज की क्लास में हमने मनोवृत्ति मापन का पहला जो मापन है थर्स्टन मापनी विधि, इसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम उसका क्या है दूसरा लिकर्ट मापनी विधि क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।